नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में है सेपरेशन एनर्जी। सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली अ सब टॉपिक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी का ही सब टॉपिक है और ये एक्चुअली में आप डीसी तैल बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डीसी तैल में भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। क्रेन जो बुक है, क्रेन में भी ये काफ़ी अच्छा दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। यू विल फाइंड इट अंडर द सब टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है और इसको आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे। तो इससे एक्चुअली में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एग्जाम में सीएसआईआर वगैरह में ना एक दो बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें सेपरेशन एनर्जी में क्या क्या हमें कवर करना है, लेट्स सी। हम न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी देखेंगे। ठीक है, और सेपरेशन एनर्जी को पहले मास के टर्म्स में देखेंगे, फिर हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हम देखेंगे। ठीक है, देन वी विल हैव स्टेबिलिटी कंडीशन। फिर हम प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी देखेंगे, प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ड्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, अल्फा सेपरेशन एनर्जी। देन वी विल हैव ओड इवन वेरिएशन। ठीक है, किस तरीके से ओड प्रोटॉन हो या ओड न्यूट्रॉन हो, वो सेपरेशन एनर्जी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, देन वी विल हैव एन एग्जाम्पल। फिर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक्चुअली में क्रेन वगैरह की बुक में या डीसी तेल की बुक में आप जब देखोगे तो वहाँ पर ना प्रॉपर डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इन बुक्स में ना क्या डेराइव नहीं किया गया है, समझ में आया? तो मैं आपको डेरिवेशन के साथ कराऊंगा। वो डेरिवेशन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, समझ में आए चीज़ें? सो लेट्स सी। अब देखो, सेपरेशन एनर्जी जब हम कहते हैं तो सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या सेपरेट करना है, तो हम वो मिनिमम एनर्जी देंगे। ठीक है ना, किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है, टू सेपरेट अ प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन निकालना हो या हमें न्यूट्रॉन निकालना हो या ड्यूट्रॉन निकालना हो, ठीक है ना, या अल्फा पार्टिकल निकालना हो, कहाँ से? न्यूक्लियस से। ठीक है, तो इसी को हम वो मिनिमम एनर्जी जिन सब पार्टिकल्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी। तो भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए क्या कि भाई न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनका तो समझ में आता है, लेकिन ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या है? तो देखो, ड्यूट्रॉन होता क्या है, ठीक है ना, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। तो इसके पास क्या है? इसके पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, समझ में आई बात? ये हमारे पास क्या है? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है? ठीक है ना, हमारे पास दो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में इसके, और क्या होता है? दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तो टू पॉजिटिव ही तो होता है। दो इलेक्ट्रॉन यदि अपना दे दे तो उसके पास क्या बचेगा? दो प्रोटॉन बचेंगे, दो न्यूट्रॉन बचेंगे, है ना। अब ड्यूट्रॉन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन यदि वो दे देता है तो क्या बचता है? उसके न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन बचता है, एक न्यूट्रॉन बचता है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में, न्यूक्लियस के अंदर तो है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही, ठीक है ना, लेकिन यदि पेयरिंग हो जाए, क्या हो जाए? पेयरिंग हो जाए, ठीक है ना, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में पेयर हो जाए और पेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाए, और वो फिर क्या हो जाए? न्यूक्लियस से इजेक्ट हो जाए। और इजेक्ट में हम क्या दें? कुछ एनर्जी देंगे उनको निकालने के लिए, समझ में आया? तो हम कुछ एनर्जी देंगे तो ड्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पेयर्ड हो जाए, ठीक है, और वो बाउंड स्टेट में आ जाए, बाउंड हो जाए, ठीक है, समझ में आया? तो और उनको एनर्जी, हम कुछ एनर्जी हम न्यूक्लियस को दे दे, एनर्जी हमने दिया कुछ, और वो एनर्जी जब हम देंगे तो वो पेड फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, बाउंड फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो हम कहेंगे कि भाई एक हमारे से अल्फा पार्टिकल हमने निकाल लिया। समझ में आई बात? ठीक है, एक सिंपली एक प्रोटॉन भी बाहर आ सकता है, एक न्यूट्रॉन भी बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गया? सेपरेशन एनर्जी। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह को यदि हमें सेपरेट करना है न्यूक्लियस से तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब देखो, तो कन्वर्सली उल्टा यदि हम बात करें तो एनर्जी रिलीज होगी, अब हमें देनी नहीं पड़ेगी, यदि न्यूक्लियस इन पार्टिकल्स को कैप्चर भी करता है। तो न्यूक्लियस जो है ना, ठीक है ना, यदि ये एक प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा या एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना, एक ड्यूट्रॉन भी कैप्चर कर सकता है जब हम बॉम्बार्डिंग करते हैं, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स कैप्चर कर सकता है, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जब अंदर जाएगा तो बाउंड हो जाएगा, बाउंड स्टेट में क्या होगा? मास कम हो जाएगा। तो मास कम हो गया तो मास कहाँ गया? कुछ मास डिफेक्ट आया, तो वो मास कहाँ गया? वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वो एनर्जी फिर क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। समझ में आया? तो इट इज़ वेरी सिंपल। एनर्जी पार्टिकल निकालने हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। यदि समहाउ न्यूक्लियर जो होता है टू गेन सम स्टेबिलिटी या ड्यू टू सम अदर न्यूक्लियर फिनोमिना वो इन पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। समझ में आया? तो जो सेपरेशन एनर्जी है ना, हम इसको एटॉमिक मासेस की टर्म्स में और बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं। पहली तो बात ये। दूसरा, अब देखो, ध्यान से देखो, यदि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो यदि हमें एक न्यूट्रॉन निकालना है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसएन, यानी न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? एक प्रोटॉन निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। एक ड्यूट्रॉन हमने यदि निकाला है तो ड्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, और एक अल्फा पार्टिकल निकाला है तो एक अल्फा
सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ ना कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कैसे, अब देखिए जैसे बाइंडिंग एनर्जी की मैं बात करूँ तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है एक्चुअली में, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है भाई टोटल एनर्जी, ठीक है ना, टू डिसेंबल या ब्रेक न्यूक्लियस, ठीक है ना। हमें एक न्यूक्लियस को क्या करना है, ब्रेक करना है, किसमें, टू न्यूक्लियंस। अब भाई हमारे पास कोई भी क्या हो गया, ये न्यूक्लियस होगा, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है बहुत सारे, तो इसको डिसेंबल करने के लिए, ठीक है ना, हम ना इसके में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी हैं वो सारे निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो होगी बाइंडिंग एनर्जी। पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, जब हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो वो तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ गई। समझ में आया भाई, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ गई। मान लो ये इसमें मेरे पास 10 न्यूक्लियन है, कितने हैं, 10 न्यूक्लियन। अब मैंने कहा इन 10 न्यूक्लियन को डिसेंबल करना है, ठीक है ना, न्यूक्लियस में से सबको निकालना है, तो उस भाई कितना एनर्जी चाहिए न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। तो मैंने कहा सपोज 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर 10 प्रोटॉन थे, सारे 10 न्यूक्लियन थे सबको निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी, और मैं यदि 10 न्यूक्लियन से इसको डिवाइड कर दूँ तो वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी भाई। औसतन ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ध्यान से सुनो, ऑन एन एवरेज, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियन को इतनी एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसको ना बच्चे सेपरेशन एनर्जी से कंफ्यूज कर लेते हैं। वो सेपरेशन एनर्जी नहीं है, ये वो क्या है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी जब हम कहते हैं न्यूक्लियस में से हमें सिर्फ एक ही निकालना है, वो बाकी न्यूक्लियस हमारा इंटैक्ट रहेगा। समझ में आया, क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो ये डिफरेंस है, समझ में आया डिफरेंस, ठीक है। यहाँ हम कंप्लीटली ब्रेक करते हैं, जब हम कहते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी पार्टिकल की है, तो उसका मतलब कंप्लीटली हमने न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब हम और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कभी ऑन एन एवरेज इतना एनर्जी चाहिए होगा एक न्यूट्रॉन को या एक प्रोटॉन को निकालने के लिए, वो एवरेज एनर्जी है, ठीक है। जब हम न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी कहते हैं तो भाई ये एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो यहाँ पे एवरेज एनर्जी नहीं है, वो स्पेसिफिक है, ठीक है ना, पर्टिकुलर हो गई। ये जो है एनालोगस होता है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। आप ध्यान रखना, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा यदि कोई डाउट होगा भी तो, ठीक है। जो न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी है, ठीक है, ये जो किसके एनालोगस होती है, आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस होगा, चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब एक वैलेंस सेल को निकालना है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सॉरी निकालना है, या मैं कहूँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूँ, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसी तरीके से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी होता है। तो वैलेंस न्यूक्लियन हमें यदि निकालना है, न्यूक्लियन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कहूँ आउटर न्यूक्लियन को यदि हमें निकालना है, तो उस न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है न्यूक्लियन सेपरेशन एनर्जी, ठीक है। समझ में आया। तो जिस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरीके से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से एटॉमिक सेल्स होती हैं उसी तरीके से न्यूक्लियर सेल्स भी होती हैं। ये हम न्यूक्लियर सेल मॉडल जब पढ़ेंगे, न्यूक्लियर सेल मॉडल हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये ध्यान रखना। और यदि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन, वो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सेल के अंदर है, वो पेयर्ड हो जाए, बाउंड स्टेट में आ जाए, वो तब निकल सकते हैं। अकेले ना निकले, अकेले निकल गया तो एक न्यूट्रॉन अकेले निकल गया तो न्यूट्रॉन एनर्जी, प्रोटॉन एनर्जी यदि अकेले निकला तो कंबाइंड फॉर्म में निकला है, बाउंड होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है ना। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकले हैं कंबाइंड फॉर्म, बाउंड होकर पेयर्ड होके, तो अल्फा पार्टिकल बोलेंगे उसको, ठीक है। नाउ लेट अस सी मूव टू द, ठीक है ना, मैथमेटिक्स पार्ट। अब देखो हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, तो ये मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या भाई, एक न्यूट्रॉन निकलेगा। अब भाई देखो न्यूट्रॉन निकला है, ठीक है, तो ये तो एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या बचा, देखो मास नंबर कम हुआ हो गया कि नहीं भाई, जो न्यूक्लियस था ना पहले, अब उसका मास नंबर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, एक न्यूट्रॉन निकलने से। तो देखो लेकिन प्रोटॉन तो सेम रहे और ये एक न्यूट्रॉन उसमें से निकल गया, तो देखो पार्टिकल तो वही है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक तरीके से मान लो कोई एक्साइटेड स्टेट में था, ठीक है, और ये मेरे पास किस में आ गया, लोअर स्टेट में आ गया, तो ये एक तरीका ये भी है समझने का। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन एनर्जी निकालना है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको यदि ध्यान हो मैंने क्या बताया था, यदि मेरे पास सपोज एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, एक पार्टिकल सी है, ठीक है, समझ में आया। तो इन सब का जो मास होगा, ठीक है ना, वो मान लेते हैं हम m है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये मान लो इन सब ने मिलकर पार्टिकल मेरे पास क्या बनाया, मान लो d बनाया। तो यदि मैं इन तीनों का मास जोड़ दूं, वो ज़्यादा आएगा इनके कंबाइंड से, इन तीनों से मिलके बने हुए न्यूक्लियस से, ठीक है। ये तो हम जानते हैं जब भी तो मास डिफेक्ट आता है, क्योंकि बाउंड स्टेट में मास कम हो जाता है, ठीक है ना,
समझ में आया। अब देखो तो मास तो ये इन दोनों को मिलाकर ही तो मुझे ये मिलेगा, तो ये तो एक तरीके से क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो देखो इन्हीं का मास तो ज़्यादा होना चाहिए, तो देखो ये इसमें से, इस मास में से इन दोनों का मास लो, जोड़ दो। देखो न्यूक्लियस का मास लिया, ये इसके न्यूक्लियस का मास लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया और उसमें से इसको घटा दिया। समझ में आया। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसके मास में से इनको घटाते हैं तो गड़बड़ करते हैं। समझ में आया। तो ये मास डिफेक्ट हो गया बिटवीन, फाइनल में से हमने इनिशियल घटा दिया। ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में हमने लिख लिया। लेकिन आपको हम जानते हैं, मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है जनरली, हम एटॉमिक मास के टर्म्स में हम अपनी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसके टर्म्स में, एटॉमिक मास के टर्म्स में। ठीक है ना। तो जब हम एटॉमिक मास के टर्म्स में अपनी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मास जो होता है, एटॉमिक मास इजीली मेजरेबल होता है एज कम्पेयर टू वो सॉरी हाँ एटॉमिक मास इज इजीली मेजरेबल एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर मास। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने भी बताया था, हम जब इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जीज़ को नेगलेक्ट करते हैं तो न्यूक्लियर मास है मेरे पास। ठीक है, तो न्यूक्लियर मास में मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यदि एटम के मास में से किसके मास घटा दूँ, प्रोटॉन्स वो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स के, तो मेरे पास मान लीजिए जेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मास घटा दिया तो न्यूक्लियस का मास आ जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना। देखो यदि इस टर्म में मैं क्या कर दूँ, न्यू है ना, तो यहाँ पे यदि मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एटम आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। और ये A माइनस के 1 जेड, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, जेड इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस के। ठीक है, अब इसको मुझे यदि लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ एटम। ठीक है, ये आ गया है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो ये जेड ही प्रोटॉन हो गए है ना, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आ गया। तो देखो ये दोनों तो कट गए, तो सिंपली मेरे पास यही तो बचेगा, है ना। तो याद रखने का आसान भी, सिंपल बहुत आसान है ना। जब भी निकालना हो तो इसका एटॉमिक मास ये रहा, इसका न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें से फिर ये घटा देंगे एटम का मास, तो ये हमने एटॉमिक मास के टर्म्स में लिख लिया। और जनरली एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर का तो अपने आप ही ध्यान रहेगा ही। ठीक है, एग्जाम में यदि न्यूक्लियर मास दे तो उससे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास देते उससे निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हम बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में यदि बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा आसान है लिखना, कुछ नहीं है। अब देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, अब इसने क्या दिया, ये और ये दिया हमें, है ना, न्यूट्रॉन निकला, तो भाई ये अनस्टेबल रहा होगा। क्या रहा होगा, अनस्टेबल। जस्ट इमेजिन, तभी तो ये ब्रेक हो गया। भाई स्टेबल होता क्यों, आप न्यूट्रॉन देता, है ना, तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रही होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा रही होगी, तभी तो ये ब्रेक हुआ होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी लिखूंगा किसकी। ठीक है, ये मेरे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई था, और माइनस में बाइंडिंग एनर्जी आ गई किसकी, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई की। बस खत्म, ये हो गया। समझ में, वो तो न्यूट्रॉन पार्टिकल हमारे पास निकल गया। ठीक है, वो तो बाउंड नहीं है। ठीक है, अब देखो हम इसको ना डेराइव करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, यही फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो काफ़ी सिंपल है। तो देखो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हमने लिखा, तो पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा इस पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो सिंपली मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में c²। देखो ऐसे ही तो होता है। लेट अस सी, देखो ये मेरे पास कोई एक पार्टिकल हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे इसकी बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, B फॉर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, तो मैं इसका एटम का मास लूँगा। ठीक है, तो मास ऑफ एटम, इस एटम का मैंने क्या लिया, मास। समझ में आया। अच्छा, अब इस एटम का जो मास है, सॉरी ये इसको वेट अ मिनट, इसके कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें देखो क्या है, इसमें एटॉमिक मास के टर्म्स में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन हो गया प्लस n न्यूट्रॉन्स हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस के, और ये मास ऑफ एटम, यही तो लिखते हैं, है ना, इनटू में c²। ऐसे ही तो लिखते हैं, कोई भी बाइंडिंग एनर्जी हमें किसी भी न्यूक्लाइड की लिखनी हो, ये आ गया हमारे पास। तो मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ, फिर मैं इसके लिए निकालूंगा, फिर ताकि यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो हम पेरेंट न्यूक्लियाई के लिए यदि निकाले तो देखो जेड हो गया, समझ में आया। ठीक है, अब ये इसको ना सिंपली हमने कुछ नहीं किया, मास को धर लिया, बाइंडिंग एनर्जी को उधर लेके चला गया, अपॉन में c² हो गया। ठीक है, तो मास ऑफ देखो हाइड्रोजन एटम A माइनस जेड क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या, डॉटर न्यूक्लियाई है, तो डॉटर न्यूक्लियाई के लिए देखो क्या होगा, सिंपली मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो जेड की वैल्यू जेड ही है सिंपली। यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन्स में क्या आएगा, देखो न्यूट्रॉन्स ये टोटल मास नंबर माइनस के जेड, देखो ये लिखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, और ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई के अपॉन में c²। अब कुछ नहीं करना आपको ना, इनको ना इनमें रख दो, डॉटर न्यूक्लियाई और इसमें रख दो। ठीक है, तो देखो सब्सटीट्यूट करेंगे ना जब हम इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास देखो क्या है, देखो ये टर्म तो मैंने लिख दी, ये आ गई मेरे पास, ये डॉटर न्यूक्लियाई की टर्म तो ये आ गई।
ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे पास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। ठीक है, ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई हो गया, ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, अब काफ़ी सिंपल है। देखो ये भी ये प्लस जेड एम एस था, ये कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास एम एन की मल्टीप्लाई जब माइनस में होगी, यहाँ ये प्लस में, ये भी कट गया। ठीक है, प्लस ए जेड, यहाँ पे ये माइनस है, तो ये टर्म कट गई, तो मेरे पास सिर्फ ये बचा और ये बचा। समझ में आया। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये वाली टर्म पहले आ गई, ये माइनस, तो सी स्क्वायर से कट गया, तो सिंपली आएगा। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या था, ये था। तो ये अनस्टेबल रहा होगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या रही होगी, मेरे पास पार्टिकल्स है। तो देखो तो भाई ये ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, ज़्यादा में से मैंने कम को घटा दिया। ठीक है, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताता है स्टेबिलिटी के बारे में, तो ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ बस आपको। ठीक है, ये माइनस के 1 और ये मेरे पास जेड प्लस के न्यूट्रॉन। तो मैंने जब पहले ये बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा हो गया, अनस्टेबल होगा, वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है ना, ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। तो ये याद रखने का तरीका होगा भाई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, वो ज़्यादा एनर्जी थी तो इसमें कम में से हमने घटा दिया। तो ये तरीका हो गया कहने याद रखने का, ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जब न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी हमने कर लिया, अब देखो स्टेबिलिटी की बात करें। यदि टर्म पॉजिटिव आती है तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये वाला, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जनरल स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल रहेगा। तो जब ये स्टेबल रहेगा तो यानी एस एन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या ये अपने आप से न्यूट्रॉन दे देगा? नहीं देगा, हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिमूव द न्यूट्रॉन। और यही टर्म नेगेटिव आ जाए, मैं एग्जांपल भी दूंगा, एग्जांपल भी मैंने इंक्लूड किया है, तो एग्जांपल से भी हम समझेंगे। यदि लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो बाइंडिंग यानी ये स्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल था। ठीक है, तो ये जब अनस्टेबल था तो इसने अपने आप दिया है ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सके। न्यूट्रॉन इसने अपने आप दिया है, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन हुआ, आपको एनर्जी देनी ही नहीं पड़ी। समझ में? तो ये ध्यान रखो। बात करते हैं हम देखो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी की। तो रिमूवल ऑफ क्या, 1 प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया। तो मेरे पास एक न्यूक्लियाइड हो गया। ठीक है, प्रोटॉन देना है। देखो अब देखो जेड भी बदल गया है ना, तो इसलिए वाई मैंने लिखा है, सेम पार्ट सेम तो नहीं रहा है एटॉमिक नंबर, ताकि मैं एक्स लिखूँ, है ना। तो देखो एक प्रोटॉन निकला है तो मास नंबर 1 कम होगा, तो जेड भी तो कम होगा, और ये कि प्रोटॉन निकल गया। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, मेरे को न्यूक्लियस मास के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये कंस्टिट्यूएंट का मास मैं पहले लिखूंगा, है ना, कंबाइंड मास के टर्म्स से। तो देखो इसका न्यूक्लियर मास मैंने लिखा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन लिखा, और ये फिर मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस के टर्म्स में। ठीक है, समझ में आया। अब हम एटॉमिक मास के टर्म्स में यदि लिखना, तो देखो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना एटम का मास बना दो, ये एटम का मास हो गया। ठीक है, अब ये आया कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया। ये A-1 है, ये Z-1 है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये मास ऑफ एटम हो गया। ठीक है, तो ये याद रहेगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, इंटू में C², क्योंकि जनरली हमें एटॉमिक मास के टर्म्स में ही चीज़ें दे रखता है एग्जाम में, गिवन डाटा होगा कि आपको दे देगा कि कैल्शियम है, उसका एटॉमिक मास ये है, उसने प्रोटॉन रिलीज़ किया है, ये चीज़ें हैं, निकाल के दो। अब देखो यदि आप ध्यान से समझो तो देखो ये न्यूक्लियस का मास है, तो मैं इसमें इसका मुझे यदि लिखना हो तो मैं क्या एटॉमिक मास के टर्म्स में मुझे लिखूंगा, तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, डेराइव करना होगा, तो ध्यान से समझो। तो मैं इसको लिखूंगा एटम का मास। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये A-1 Y Z-1 हो गया। अब इसके इस एटम में से मुझे घटाने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Z-1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास घटा दिया। फिर ये प्लस में क्या लिखूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा, है ना। अब मैं इसके लिए लिखूंगा मास ऑफ एटम। तो एटम, इसके एटम में से प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन घटा दो, न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा, तो मेरे पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये जेड, ये ठीक है ना, इंटू में C², तो ये आ गया हमारे पास। तो यदि आप गौर से इन चीज़ों को देखो तो देखो ये तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया, मास ऑफ एटम। ठीक है, समझ में आया, वाई वाला। अच्छा देखो ये माइनस के ZME है, यहाँ प्लस के ZME है, कट गया, और यहाँ ME आएगा, एक MP है, तो MP और ME तो मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये मास ऑफ मेरे पास क्या आ गया, X एटम का। ठीक है, इंटू में C², देखो यही तो बना है। समझ में आ गई चीज़ें, तो काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स की यदि मैं बात करूँ कि हमें बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना है, तो देखो इसकी बाइंडिंग याद रखने का तरीका, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तभी ये इसने प्रोटॉन मतलब हम
स्टेबल रहा होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ी होगी इसको तोड़ने के लिए, ऐसे समझो इसको। तो उल्टा हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में ना हम पेरेंट न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे। तो यहाँ देखो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, किसकी, एक्स की, फिर मैं माइनस करूँगा बाइंडिंग एनर्जी किसकी, वाई की, और माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको याद रखेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो मास के टर्म्स में हम पहले फाइनल प्रोडक्ट्स का मास लिखते हैं, फिर इनिशियल प्रोडक्ट का मास घटाते हैं। सेपरेशन एनर्जी को जब बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो हम पहले इनिशियल प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे, फिर मास वो घटाएंगे, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो इसको मैं देखो जिस तरीके से मैंने न्यूट्रॉन में प्रूफ किया था हम यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल प्रूफ होगा। फिर हम जब ड्यूटेरियम और अल्फा की हम बात करेंगे तो वहाँ उस केस में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, भाई बार बार प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है चीज़ों को, ठीक है। तो देखो सिमिलरली पेरेंट न्यूक्लियस है, तो पेरेंट न्यूक्लियस ही तो था, तो इसका मुझे बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा तो मास ऑफ एटम क्या लिखूंगा, जेड इंटू में एम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, है ना। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूट्रॉन के केस में आपको समझाया था कैसे लिखते हैं। डॉटर न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी लिखनी होगी, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास ये आ गया, समझ में आया। अच्छा अब कुछ नहीं करना, पुट कर दो, डॉटर न्यूक्लियस का उठा के यहाँ रखो, है ना, पेरेंट न्यूक्लियस का यहाँ पे उठा के, तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ये रख दिया। देखो मास ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये मैंने मास ऑफ एटम हो गया, पेरेंट न्यूक्लियाई, सॉरी डॉटर न्यूक्लियाई, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, समझ में आया। सारी चीज़ें कट जाएंगी, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है। और मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, देखो जैसे यहाँ से एम एच की मल्टीप्लाई करो ना जेड में, देखो यहाँ ये माइनस जेड है, कट गया, ठीक है। ये यहाँ माइनस एम एच आएगा, ये प्लस एम एच है, वो भी कट गया, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास देखो ये बचेगा, समझ में आया। तो ध्यान रखना, तो सॉरी मैंने यहाँ पे ना हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी ये इंक्लूड नहीं होगा, है ना, जैसे न्यूट्रॉन की भी इंक्लूड नहीं हुई थी ना, है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है टू अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स, समझ में आए चीज़ें, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट। तो ये हमने कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम ड्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो ड्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी लिखना होगा तो देखो क्या था पहले एक पार्टिकल हो गया, एक ड्यूट्रॉन निकालना है। तो ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो इसका मतलब में देखो मेरे पास वाई आ गया, एक पूरा न्यूक्लियाइड आ गया, तो एक प्रोटॉन कम हुआ, एक न्यूट्रॉन कम हो गया, तो यानी मास नंबर 2 से कम होगा, मास नंबर 2 से कम हो गया, है ना। तो एक प्रोटॉन गया है तो यहाँ पे जेड माइनस के 1 आएगा, समझ में आया, ठीक है। ये हो गया। तो जब मैं एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखूंगा तो सिंपली देखो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास इनका मास फाइनल प्रोडक्ट्स का, देखो ये मास हो गया, इनिशियल मास पेरेंट न्यूक्लियाई का घटा दिया। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गया, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी में बस ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो तो सिंगल पार्टिकल थे, ठीक है ना, वहाँ वो तो किसी से बाइंड थे, एक प्रोटॉन निकल गया फिर एक न्यूट्रॉन निकल गया, यहाँ पे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, ड्यूटेरियम की तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। तो उसी तरीके से जब हम इसको डेराइव करेंगे ना, जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम मेरे पास वो ये टर्म अपने आप आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना, बाइंडिंग एनर्जी में भी सेम चीज़ है ना, हमारे पास हम इनिशियल की बाइंडिंग एनर्जी लेंगे, ठीक है ना। अब फिर इन सब की बाइंडिंग एनर्जी घटा देंगे, तो वाई की बाइंडिंग एनर्जी मैंने घटाई और बाइंडिंग एनर्जी ड्यूटेरियम, ठीक है, समझ में। तो ये तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सिमिलर डेरिवेशन है जैसे मैंने पहले बताया था। आप याद रख सकते हो जो ड्यूटेरियम वो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काफ़ी बार ये मतलब वैसे तो गिवन होता है, ध्यान रख सकते हो आप। बात करता हूँ मैं अल्फा की, अल्फा सेपरेशन एनर्जी। तो देखो सिंपल हो गया अल्फा सेपरेशन एनर्जी में भी, ठीक है। तो A माइनस के 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन जाएंगे 2 न्यूट्रॉन जाएंगे, तो यानी टोटल 4 हो गए, तो मास नंबर 4 से कम हो गया, और 2 प्रोटॉन गए तो जेड में से 2 गए, यानी एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकल गया। मास के टर्म्स में लिखना है, एटॉमिक मास के टर्म्स में इन दोनों का मास जोड़ेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स का और इनिशियल का घटा देंगे, सिंपल है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हम क्या करेंगे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेंगे, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई और माइनस के बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ठीक है, समझ में आया। और हमारे पास सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी अल्फा पार्टिकल की। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना, सेम डेरिवेशन है विच वी डिड इन प्रोटॉन सेपरेशन एंड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, द कंसेप्ट इज सिमिलर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आप याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी बार ना आपको याद रहेगा, न्यूमेरिकल्स आप जल्दी कर सकते हो। तो 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूटेरियम की होती है, और अल्फा पार्टिकल की कितनी होती है 228.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ड्यूटेरियम है ना, इसको ना बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ये ना एमएससी फिजिक्स में भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में ना, तो ड्यूटेरियम प्रॉब्लम है, नाम ही ड्यूटेरियम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम प्रॉब्लम अल्फा पार्टिकल्स सब डिस्कशन किया गया, तो वहाँ पर ड्यूटेरियम को बड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। अब बात करते हैं देखो ओड इवन वेरिएशन इन सेपरेशन एनर्जी। तो
कहने का मतलब देखो सिंपल है, यदि आपके पास एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है ना, समझ में आया, तो ये तो एटॉमिक नंबर जेड कहने का मतलब है आपके पास दो न्यूक्लियाइड है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियाइड सपोज ये हो गया, ये मेरे पास ए ये हो गया और एक मेरे पास ये हो गया, ठीक है ना, ये ए डैश मान लो और ये जेड हो गया फॉर गिवन एटॉमिक नंबर। अब मतलब ये क्या हो गया, आइसोटोप हो गए, क्या हो गया, एक तरीके से आइसोटोपित हो गए, ठीक है ना भाई, मास नंबर अलग हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है। अब मेरे को न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। तो फॉर अ गिवन एटॉमिक नंबर जेड जो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी होगी ना किसके लिए ज़्यादा होगी, जिस न्यूक्लियाई का इवन नंबर आए होंगे क्या, न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो ये मेरे पास ज़्यादा होगा, ये मेरे पास किसके, ये लार्ज आएगा, कब लार्ज आएगा, न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी लार्ज कब आएगा, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इवन, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्यों भाई ऐसा है, क्योंकि इवन यदि है भाई, प्रोटॉन निकालना है और प्रोटॉन इवन आ गए, तो इवन कहने का मतलब है मान लो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो वो पेयर्ड है, क्या है वो, पेयर्ड है, ठीक है, पेयरिंग हो गई है। पेयरिंग है इसका मतलब वो बाउंड है। अब जो पेयर्ड है और बाउंड है, बाइंडिंग एनर्जी उनकी ज़्यादा है, तो उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी तो ज़्यादा लगेगी। इसीलिए फॉर गिवन जेड, फॉर गिवन एटॉमिक नंबर सेपरेशन एनर्जी न्यूट्रॉन की ज़्यादा होगी यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड है ना भाई। ये एक मान लो इसके ओड आ गए न्यूट्रॉन्स, इसके न्यूट्रॉन इवन आ गए, तो भैया इस केस में ज़्यादा सेपरेशन एनर्जी लगेगी न्यूट्रॉन को निकालने के लिए। इसी तरीके से प्रोटॉन का भी केस है, मान लो गिवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, n गिवन हो गए, ठीक है, समझ में आया, तो n नंबर ऑफ प्रोटॉन, n न्यूट्रॉन्स गिवन है, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। यदि मेरे पास एक जगह तो प्रोटॉन इवन है ना, जेड इवन है, और एक जगह जेड क्या है, मान लो ओड है, तो यहाँ पेयर्ड है, बाउंड स्टेट में है, ठीक है ना, अपनी सेल में है और कंप्लीटली क्लोज्ड सेल जिसको हम बोलते हैं, तो इस केस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी होगी लार्जर होगी विद इवन प्रोटॉन नंबर देन दोज फॉर ओड प्रोटॉन नंबर या ओड एटॉमिक नंबर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिवील करता है जिसको हम पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं। पेयरिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो पेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैसे अब यदि पेयरिंग नहीं हुई तो क्या होगा, अनपेयर्ड बचेगा, ठीक है भाई। मान लो 7 न्यूट्रॉन है तो 6 तो पेयर्ड हो गए, 2 2 2, एक बच गया, ये अनपेयर्ड है, और इसी की वजह से ना टोटल एंगुलर मोमेंटम वगैरह होता है पार्टिकल का, है ना, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह, दे हैव इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, यू माइट हैव हियर्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं उसके एनालॉगस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिवील कर रहा है जिसको हम पेयरिंग इफेक्ट बोलते हैं, सब पेयरिंग इफेक्ट की वजह से बोल रहा है। तो जो पेयरिंग इफेक्ट है ना वो किसके वजह से होता है, एक तो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, न्यूक्लियन के केस में भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, मतलब जो दो आइडेंटिकल न्यूक्लियंस है, मतलब भाई 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ये आइडेंटिकल हो गए, तो ये सेम ऑर्बिटल स्पेस तभी ऑक्यूपाई कर सकते हैं यदि ये एंटी पैरेलल हो, सेम होंगे तो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, ठीक है ना। तो इनका जो क्वांटम स्टेट है वो अलग ही होना चाहिए। तो एक यदि मेरे पास एक स्पिन अप है, एक तो एक डाउन होगा, तभी ये इस सेल में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, दोनों के अलग ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम स्पेशल ऑर्बिटल में होंगे इफ देयर स्पिन्स आर एंटी पैरेलल, एक का स्पिन अप होगा तो एक का स्पिन डाउन होगा, ठीक है। या सबका क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, मान लो सारे क्वांटम नंबर सेम है भाई, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम है, ठीक है ना, टोटल क्वांटम नंबर भी सेम है, ऑल अदर स्टेप्स, ऑल क्वांटम प्रॉपर्टी सेम है, तो एक तो डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो जनरली स्पिन ही होती है, ठीक है। तो ये अपोजिट स्पिन वाले पेयर्ड होते हैं एक दूसरे को, है ना, ड्यू टू, है ना, दे ऑल्सो हैव एन अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, जिसके वजह से बाउंड होते हैं। तो इस कन्फिग्रेशन में ना, ये जो मैं बता रहा हूँ पेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो वेव फंक्शन मतलब ये जो है पेयर्ड हो गया है ना, तो जब ये अपोजिट स्पिन वाले भी होते हैं तो जो वेव फंक्शन है इसका और इसका जो वेव फंक्शन है दोनों ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं सिग्निफिकेंटली, और दे एक्सपीरियंस फुल अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, काफ़ी क्लोज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना, वेव फंक्शन ओवरलैप करता है, तो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी जनरेट होती है इनके पास 1 2 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास। तो भैया इनको तोड़ने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको, यही कारण है ना। जो इवन है, मतलब जो यदि जेड भी इवन है ना, जैसे और एन भी इवन है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे न्यूक्लियाई एज कम्पेयर टू ओड इवन, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन, ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिसमें मान लो प्रोटॉन ओड हो, न्यूट्रॉन इवन हो, या न्यूट्रॉन इवन हो या प्रोटॉन ओड हो, है ना, या दोनों ही ओड हो, उनकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होंगे और ये लीस्ट स्टेबल होंगे, ठीक है। ओड वाला तो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दोनों प्रोटॉन्स भी ओड नंबर, न्यूट्रॉन्स भी ओड नंबर, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है,
तो हम इन्हें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो हमारे पास पोलोनियम हो गया, ठीक है। तो देखो ये इससे अल्फा पार्टिकल कह रहा है, तो देखो अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब क्या हो गया, तो मेरे पास ये है, तो ये अल्फा पार्टिकल से लीड जनरेट हुआ, लीड। तो देखो भाई अल्फा पार्टिकल यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो ये कितना आ जाएगा 206, और ये कितना आ गया 82, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास, समझ में। तो मेरे पास अल्फा सेपरेशन एनर्जी निकालनी है ना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास लेंगे, इसका मास लेंगे हम, तो कितना है, ये आ गया मेरे पास, देखो 205.974455 प्लस, है ना, अल्फा पार्टिकल का 4.002603, फिर इसका मास घटा देंगे, माइनस करेंगे 209.982876, ठीक है। अब देखो सारा एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, तो हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में। सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस के 5.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब क्या होगा भाई, जो ये हमारे पास है ना, ये वाला पार्टिकल है, ये अनस्टेबल था, ठीक है। तो पॉजिटिव आती है यदि एस अल्फा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो भाई ग्रेटर देन 0 कब आएगा, यानी ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो आएगा, समझ में आया। तो लेकिन ये इसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो ये अनस्टेबल है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो यदि लेस देन 0 है ना, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है पार्टिकल, वो अनस्टेबल है, तो वो खुद ही रिलीज़ कर देगा स्पॉन्टेनियसली, हमें एनर्जी की देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये है ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एनर्जी दी गई थी उसको तोड़ने के लिए, तो इंडिकेट्स इट इज़ अनस्टेबल अगेंस्ट अल्फा इमिशन एंड अंडरगोज स्पॉन्टेनियस अल्फा, स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, ठीक है, समझ में आई बात, है ना। अब हम ये नेगेटिव आने का मतलब भी तो ये है, अब ये जो टर्म है ये मास जो है ये, ठीक है, ये ज़्यादा आ रहा है, वो सॉरी ये कम आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यदि ये मास ज़्यादा आ रहा है, इसका ना ये वाला मास ज़्यादा आ रहा है, तो मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मास जो है एनर्जी के टर्म्स में, एक मास ज़्यादा है तो इसका मतलब मास डिफेक्ट में कन्वर्ट ही नहीं है, कम हो जाता है मास तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे मास ज़्यादा आ रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसी वजह से अनस्टेबल हो गया है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ती रहिए, नमस्कार।